मिलिए हमारे पेशेंट से जो थे तो सिर्फ 33 साल के लेकिन डिफ्यूज ग्रेड 5 बॉल्डनेस के पेशेंट बन चुके थे। उनके स्कैल्प पर हेयर लॉस इतना ज्यादा हो चुका था कि न सिर्फ उनका ओवरऑल लुक बदल गया था बल्कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा था। सोशल गैदरिंग्स में हेजिटेशन फील करना और अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहना उनकी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गया था। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे उनकी कंप्लीट बॉल्डनेस की जर्नी, बॉल्डनेस के पीछे के रीजंस क्या थे और ये भी कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया। साथ ही जानेंगे उनका 1 मंथ, 2 मंथ्स और 4 मंथ्स पोस्ट ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस। चलिए शुरू करते हैं इनिशियल चैलेंजेस से। मेरा नाम तरुण रौथाड़ है और मैं अभी यहाँ पर हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी क्लिनिक में, और जहाँ मेरा अभी हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट चलेगा। मुझे जो ये बालों की प्रॉब्लम है ये लगभग 2015-16 से हुई। जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम एकदम पता तो चलता है नहीं, जब धीरे धीरे बाल कम होते गए तो जब देखा मैंने कि लोगों ने भी बोला कि बाल कम हो रहे, तो जब नजर पड़ी तो खाली खाली होता गया माथा कि किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर परिवार में तो पापा के, मम्मी के, इनके तो सभी हैं, बाल ठीक हैं, थोड़ा भाई लोगों को भी कम है और मामा की तरफ से हमारे मामा लोगों के उसमें बाल थोड़ा कम है। बहुत से लड़कों के बाल अभी छोटी उम्र में निकलने शुरू हो जा रहे हैं। अब ये पानी की कमी है या खाने की कमी है या फिर क्या है, ये पता चलना अभी मुश्किल है। फिर ऐसे करके फिर हमने सुना कि क्यूएसटी ये है वो है, मतलब लोगों ने भी बोला। फिर हमारे साथ का एक लड़का है, उसने भी करवाया। तो आज हम फिर इसलिए क्यूएसटी क्लिनिक में हरिद्वार आए हैं। देखिए, बाल झड़ना एक प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर इंसान की उम्र उस हिसाब से हो कि 50 साल के बाद या 60 साल के बाद, तो उसको तो हम मान सकते हैं कि चलो उम्र हो गई। लेकिन अभी से जो हम लोग, जैसे हमारी उम्र है 25 है, 30 है, 35 है, या जो भी है 40 है, तो अभी से जो बाल झड़ना शुरू होता है तो इंसान जैसे कहीं फंक्शन में चले गया या किसी दोस्त के साथ फोटो खिंचवानी है तो इंसान घबराता है कि यार सबके बाल है और मेरे नहीं है, तो मैं थोड़ा अलग लग रहा हूँ या मैं थोड़ा गंजापन सा लग रहा है। इस हिसाब से लोग फोटो लेने में और पार्टी में जाने में थोड़ा शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं। तो होना ये चाहिए कि ये बाल होना बहुत जरूरी है। थोड़ा इंसान का क्या हो जाता है कि एक तो पर्सनैलिटी और बाल बुल, तो जैसे इंसान क्या लेता है, सेल्फी लेता है, तो सेल्फी में सबसे ज्यादा इस चीज को देखा जाता है कि मेरे सर में तो बाल ही नहीं है। अगर पीछे से ले रहा है, साइड से ले रहा है, तो इंसान का ये होता है कि चलो इधर से तो है, पर लेकिन जैसे आदमी लेता है या खुद ही के फोन से या किसी के भी, तो फ्रंट फोटो जो होती है तो उसमें आदमी थोड़ा लगता है कि अजीब सा कि गंजापन है, या आदमी को ऐसा लगता है कि झिझकता है कि फोटो नहीं खिंचवानी थी, मैं फंक्शन में नहीं जा पाऊँ। कोट पैंट पहन के आदमी टोपी पहनेगा तो वो भी नहीं लगता है ठीक, फिर 24 घंटे टोपी नहीं पहन सकता है। तो बालों का होना बहुत जरूरी है। जब मैं क्यूएसटी के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पर एक किसी फ्रेंड ने मेरे बताया था कि 2023 में कि एक क्यूएसटी क्लिनिक है, तो हम इतना उस टाइम हमें पता नहीं था कि क्यूएसटी है क्या। तो हमने जब इसमें देखा, पूछा लोगों से कि क्यूएसटी में होता क्या है किस हिसाब से है, लेकिन ये क्लिनिक तो बहुत सारे हैं ट्रांसप्लांट के, देहरादून में है, दिल्ली है, इधर है, दुनिया भर के शहरों में। लेकिन हमने क्यूएसटी इसलिए चुना है क्योंकि क्यूएसटी में जब हमने पता किया तो यहाँ पे कई हमारे फिल्म जगत के सितारे भी आए हैं, जैसे राजपाल यादव जी हो गए, हमारे जो सीआईडी में दया सर हो गए, इन लोगों ने भी यहाँ पे कराया। तो एक मेरे दोस्त ने भी करवाया था, तो उसने भी हमें यही सलाह दी कि आप कराओगे तो क्यूएसटी में कराना, बहुत अच्छा वहाँ पे वो मिलता है, रिस्पॉन्स है, और आप एक बार करा के देखो इस चीज को। तो लोगों से पता करके, और जब लोगों ने बोला कि क्यूएसटी अच्छा है, ये है, तो तब हम खुद यहाँ पे आए हैं इस बार। और 2023 में मेरा प्लान था करवाने का, तो उस टाइम थोड़ा काम धाम के चक्कर में नहीं मिल पाया समय, तो इस बार मैं फिर 2025 में आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पे मेरी बातचीत हुई थी तो मेरे को फोटो के लिए बताया गया था, तो मैंने अपनी फोटो दी थी फ्रंट, बैक और साइड की। तो उस टाइम लगभग मेरे को 4038 के हेयर फेयर ग्राफ बताए थे कि आपके इतने ग्राफ लगेंगे। तो अब वो कंफर्म तो खैर मुझे वहीं जाके होना था क्यूएसटी में, लेकिन मैं क्यूएसटी में नहीं जा पाया किसी कारण, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं अभी आया हूँ, तो लगभग फिर से मेरा फोटो उन्होंने मांगा, तो लगभग 3800 के हेयर फेयर उन्होंने बोला कि आपके ग्राफ लगेंगे, समथिंग इतना बताया। वैसे कम ज्यादा तो अब वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या हिसाब से डॉक्टर बोलते हैं। तो इतना मेरा हुआ था उस टाइम पे। जब मैं पहले, मुझे पता नहीं था, मेरी फोन में और व्हाट्सएप में बात होती थी स्टाफ से,
तो उस समय तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कैसे मेरी सर्जरी होगी, किस हिसाब से मैं रहूँगा, किस हिसाब से मैं वहाँ बात करूँगा और किस हिसाब से मेरा मतलब पेन-पून किस हिसाब से होगा और किस हिसाब जब मैंने यहाँ पे स्टाफ से मिला खुद आके, तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि यहाँ पे ऐसा होता है। सबने मतलब बताया कि यहाँ पे जो भी हमने पूछा तो सबने अच्छा जवाब दिया यहाँ पे कि ऐसा होता है, ये होता है, जो होता है। तो यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है और हेल्प करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप और कॉल में बात हुई, तो हमने लोकेशन जो भी है पूछा, तो सबने हेल्प किया हमारी। देखिए घर में भी थोड़ा टेंशन रहती है कि देखो सर का मामला है, सर्जरी होनी है, तो किस हिसाब से होगी। चलो नज़दीक रहता तो हमारा तो ये होता कि घर वाले भी आने देखने के लिए आते कि 2 दिन 3 दिन वहाँ रहना। तो अब घर वाले दूर हैं, 150 किलोमीटर लगभग दूर है, 130-150 मान के चलो आप, तो नहीं आ पाएँगे। तो हमारे दोस्त आ रखे हैं 1-2, तो वो है हमारे साथ। और तो घर वालों ने ये पूछा कि कैसा है क्लिनिक, क्या है? तो मैंने कहा मैंने पता कर लिया है, आप निश्चिंत रहो, आप उस चीज़ की चिंता मत करो। आप ये है कि अब जाना तो है ही, क्योंकि कब तक ऐसे गंजेपन का शिकार रहना है, तो बाल तो हमने लगाने हैं आज नहीं तो कल। इसलिए हमने क्यूएसटी तो जाना ही है और हमारी पहली बात हो रखी है क्यूएसटी में, और वहाँ पे हमारे दोस्तों ने भी करवाया, 1-2 दोस्तों ने, तो उन्होंने बोला बढ़िया है। हाँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं 1.5 साल पहले जो चीज़ करने वाला था वो थोड़ा लेट हो गया। तो आज मैं एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि कब मेरा नंबर आए और कब मेरा ये ट्रीटमेंट पूरा हो और कब मेरे नए बाल आए और मैं फिर से मेरे पूरे बाल दिखें। तो इस चीज़ की एक्साइटमेंट है। अब मेरी जो भी स्टोरी थी तो मैंने आपके सामने रख दी। अब जैसे ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट पूरा होगा तो मैं आपके सामने फिर एक बार दोबारा आऊँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा वो रहा मेरा। तो मैं आपके सामने दोबारा आपको अपनी बातें शेयर करूँगा कि कैसा रहा। एक अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस की वजह से स्कैल्प पर थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। हेयरलाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी, जिस वजह से फ्रंटल टफ्ट दोनों साइड से खाली नजर आ रहा था और रिमेनिंग फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग थी। यह थिनिंग सिर्फ फ्रंटल जोन तक ही सीमित नहीं थी, मिड स्कैल्प का भी कुछ एरिया इससे अफेक्ट हो चुका था, लेकिन रिमेनिंग एरिया में हेल्थी फॉलिकल्स अभी भी अवेलेबल थे। क्राउन रीजन में डेंसिटी कम थी, लेकिन कंप्लीट बॉल्डनेस विजिबल नहीं थी। वहां स्वर्ल पैटर्न अभी भी विजिबल था। डोनर एरिया ओवरऑल एवरेज कंडीशन में था, लेकिन वहां पर प्लेंटी ऑफ हेल्दी फॉलिकल्स उपलब्ध थे जो ट्रांसप्लांट को सफल बनाएंगे। डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट के हेड को केयरफुली शेव किया ताकि पूरा स्कैल्प क्लियरली विजिबल हो। इसके बाद स्कैल्प को अच्छे से क्लेंस किया गया ताकि सारी इम्प्योरिटीज दूर हो जाए। देन हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि एक बैलेंस्ड ब्लूप्रिंट होती है जो पेशेंट के फेस को यंग और प्रोपोर्शनेट लुक देती है। इसके साथ ही पेशेंट के फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प को केयरफुली मार्क करते हुए आउटलाइन बनाई गई। क्राउन रीजन को भी सेपरेटली एनसर्कल किया गया। ये सारी मार्किंग सर्जरी के लिए एक प्रिसाइज रोड मैप क्रिएट करती है। इससे सर्जन को क्लैरिटी मिलती है कि किस एरिया में कितने ग्राफ्ट्स की नीड है और पेशेंट को भी अपने फ्यूचर लुक का क्लियर विजुअल आइडिया मिल जाता है। इसके बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसे कंप्लीट होने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगा और उसके बाद पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। देखिए, आज मेरी सर्जरी हुई है, कंप्लीट हो गई है मेरी सर्जरी। और इस सर्जरी में मैं लगभग सुबह 8 बजे आ चुका था। लगभग 8 से और ये मान के चलो 5-6 बजे तक मेरा सर्जरी का काम हुआ। और उसके बाद मैं इसके बाद यहाँ पे आया हूँ आप सबके बीच। जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में कहा था कि सर्जरी के बाद मैं आपसे मिलूंगा। तो हल्का फुल्का पेन तो चलते है, फिर आपके साथ यहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो कुछ भी दिक्कत होती है वो बीच बीच में हमसे पूछते रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार जरूर यहाँ पे आए और क्यूएसटी में हरिद्वार, और जिनके साथ मतलब ऐसा है कि बाल झड़ रहे हैं या बाल निकल गए हैं, तो उनको जरूर आना चाहिए यहाँ पे। क्यूएसटी क्लिनिक में मेरे आने का पहले भी था और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं क्यूएसटी क्लिनिक में क्यों आऊँ। तो यहाँ पे एक बहुत बेस्ट वो होता है जिसको बोलते हैं कि वर्क होता है यहाँ पे इसका हेयर ट्रांसप्लांट का।
तो यहाँ पे आने का मेरा मतलब यही था कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि क्यूएसटी जाओ, तो मैंने पहले इसके बारे में पता किया क्या है क्या नहीं है। जब मैंने देखा सुना तो आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट मैं जब देखा ट्रांसप्लांट करने के बाद तो बढ़िया अच्छा हो रखा है, बहुत सुंदर हो रखा है। और अब उसमें जो दवाई होंगी वो चलेंगी। जो मैंने अपनी सर्जरी के लिए जो डिसीजन लिया था तो क्यूएसटी क्लिनिक के लिए, तो मैंने वो सही डिसीजन लिया था कि क्यूएसटी क्लिनिक का। ये जब मैंने अपना नया लुक को देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ और काफ़ी खुश हुआ कि मेरे बाल फिर से आ गए और मेरे बहुत प्रसन्नता हुई मुझे इस चीज़ से। अब जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊँगा अपनी पीआरपी के लिए तो मैं फिर से आपके सामने दोबारा आऊँगा और दोबारा आपको बताऊंगा कि मेरे बालों में कितना ग्रोथ हुआ क्या हुआ। अब मिलते हैं गाइस अपने नए रिजल्ट और नए पीआरपी के बाद। पेशेंट की सर्जरी केयरफुली प्लान्ड स्टेप्स के साथ स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले रिसिपिएंट और डोनर एरियाज में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया था ताकि पूरा प्रोसेस पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। एनेस्थीसिया के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को इरेगुलर पैटर्न में डेंस पैकिंग के साथ क्रिएट किया गया था ताकि इम्प्लांटेशन के बाद हेयरलाइन कंप्लीटली नेचुरल लगे। हेयरलाइन के बाद रिमेनिंग फ्रंटल और मिड स्केलप एरियाज में डेंसिटी के अकॉर्डिंग स्लट्स बनाए गए थे जहां ग्राफ्ट्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट करना था। क्राउन रीजन में स्लट्स बनाते वक्त एंगल्स और डायरेक्शन पर स्पेशल अटेंशन दिया गया था ताकि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट हो। इम्प्लांटेशन स्टेज में हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में प्री मेड स्लिट्स फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए जो नेचुरल सॉफ्टनेस क्रिएट करते हैं। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। क्राउन रीजन में फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल में इम्प्लांट करके स्वर्ल पैटर्न में वॉल्यूम ऐड करी गई। इस केस में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट ने मल्टीपल टाइम्स फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं उनके फर्स्ट विजिट का एक्सपीरियंस। और मेरा जो ट्रांसप्लांट का जो पहला डे था वो आज 1 मंथ पूरा हो चुका है। 1 तारीख को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और आज मेरी पहली पीआरपी है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पे से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यहाँ से घर गया तो उसके बाद मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे करूँगा, कैसे मैं दवाई करूँगा और कैसे मेडिसिन लूँगा और कैसे मैं अपना हेड वॉश जो हम 5-6 दिन बाद करते हैं। तो जो यहाँ की जो टीम थी क्यूएसटी की वो लगातार हमसे फ़ोन में बनी रहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे वो कर सकते हैं, बता सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके। तो जब मैं यहाँ से गया तो उसके बाद मेरी 9 या 10 दिन की दवाइयाँ थी। तो मेडिसिन 10 दिन की होने के बाद तो उन्होंने बताया कि इसको इस टाइम पे खाना है, डाइट आपको इस हिसाब से लेनी है, तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें कम खानी है और आपको जो नाइट को या जो भी सोना है तो वो हेड को एक पोजीशन में सीधे पोजीशन में सिर्फ सोना है, क्योंकि हमारे जो ग्राफ्ट होते हैं तो वो हम निकल सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं, इसलिए हमें एक पोजीशन में सोना पड़ता है। तो उसके बाद हमारा हेड वॉश होता है। तो यहाँ से हमें टीम लगातार बताती रहती है और हमारी जो डेली की फोटो अपडेट होती है तो वो हम उनको शेयर करते हैं। फिर वो वहाँ से देख के हमें बताते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो वो हमें बताते हैं, अगर ठीक है तो वो हमें बताते हैं ओके है। मेरे साथ फॉलोअप्स में ये सब चीज़ें हुई और मेरा फॉलोअप्स में सब कुछ बढ़िया रहा। जब मैं यहाँ पे मेरा ऑपरेशन था हेयर ट्रांसप्लांट का तो मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे आया था। जब होता है तो वो देते हैं इंजेक्शन एनेस्थीसिया बेहोशी का जो भी है, मतलब सुन्न करने का जो पेन ना हो। तो उसके बाद हमारी पूरी डॉक्टर की टीम वहाँ पे रहती है। वो जैसे हम पे इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले बताते हैं कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, आपको अगर कुछ हो आप बता सकते हैं। तो मतलब जैसे हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसके बाद वो बताते हैं कि सब ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को अगर बाहर जाना है, टॉयलेट जाना है तो वो पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और हमें खुद लेके भी जाते हैं कि आप यहाँ चलो, ये है। और उसके बाद बार बार वो जो इंजेक्शन लगाते हैं हम पे और यहाँ पे सफाई सब बढ़िया थी।
और इंजेक्शन लगाने के बाद भी हमें पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो आप बता सकते हैं, या आपको एक ही पोजीशन में अगर लेटने में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या हमको उठना है, बैठना है, आराम करना है, पानी पीना, जो भी है वो सब चीज़ हमें प्रोवाइड कराते थे। तो जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं सर्जरी होने से पहले मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं कैसी सर्जरी होगी, क्या होगी, कितना पेन होगा, क्या होगा। तो जब सर्जरी शुरू हुई मेरी तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि हल्का हल्का पेन हुआ। तो इतना तो थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है जब आपको ये सर्जरी करवाते हैं। तो जब धीरे धीरे वो आगे करते गए तो अचानक से जब मैंने उनसे टाइम पूछा तो 2:30 बज चुकी थी। तो मैं 8 बजे सोए आया था तो 2:30 बज चुकी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 2:30 बज गई। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने भी, डॉक्टर लोग और स्टाफ, पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छा हमारे साथ व्यवहार भी किया और हमारी हेल्प भी की। और जो मुझे ग्राफ्ट लगे हैं, मेरे ग्राफ्ट लगे हैं 4000। और जो आप देख सकते हैं ये चीज मेरी यहाँ पे कम थे और ये ग्राफ्ट यहाँ पे लग चुके हैं और ये पूरा भर चुका है। ये देखिए आप, तो मेरे ग्राफ्ट लगे हैं, ये 4000 ग्राफ्ट लगे हैं और ये फुल डेंसिटी के साथ लगे हैं ये है। और जैसे कि मुझे डॉक्टर लोगों ने बताया था कि मेरे बाल जो है आने लगेंगे और आने के बाद पहले ये हल्के हल्के आएंगे, फिर उसके बाद 3 से 4 महीने बाद ये फिर से अपना ग्रोथ सही से करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल ये छोटे छोटे तो आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और अभी मेरा सेकंड फेज चालू है और आप देख सकते हैं आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। और फर्स्ट पीआरपी में मैं थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कितना पेन होता है, क्या होता है। अभी मेरा सैंपल तो ले लिया गया है, ब्लड सैंपल, और उसके बाद कुछ टाइम में मेरा ये पीआरपी शुरू हो जाएगा। और मुझे अभी फर्स्ट पीआरपी है तो इतना अंदाजा है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आगे देखते हैं कि कैसा रहता है। मैं जा रहा हूँ अपनी पीआरपी कराने के लिए और आगे भी जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। थैंक यू क्यूएसटी। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट पर हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प को केयरफुली एग्जामिन किया और स्कैल्प पर 90% शेडिंग ऑब्जर्व करी। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड हेयर शाफ्ट्स टेम्पोरेरीली शेड होते हैं और रूट्स स्कैल्प के अंदर स्ट्रांगली सेटल हो रही होती हैं। इस 1 मंथ पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया अच्छे से हील हो चुका था और शॉर्ट हेयर ग्रोथ में भी एक्सट्रैक्शन के ज्यादा साइन विजिबल नहीं थे। अब जानते हैं नेक्स्ट फॉलोअप के एक्सपीरियंस के बारे में। और आज मेरी सेकंड पीआरपी है। 2 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड पीआरपी में आज यहाँ आया हूँ। और इससे पहले मैं आपसे पहले मिला था 1 महीने पहले 4 अप्रैल को, तो उस टाइम मेरी फर्स्ट पीआरपी थी और आज मेरी सेकंड पीआरपी है और जिसके लिए मैं आया हूँ आज क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा शेडिंग फेस चल रहा है और अभी मुझे 2 मंथ हो चुके हैं और ये अभी चलेगा। और जैसे डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि ये 2 से 3 या 3-4 महीने तक चल सकता है, जो सभी को होता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो ये अपना आपके जब सारे बाल निकल जाएंगे तो धीरे धीरे ये शुरू हो जाएगा। और जो मैंने इसमें ग्राफ्ट लगाए हैं 4000 ग्राफ्ट मैंने लगाए हैं। जब मैं यहाँ पर आया था, जब मेरे बाल नहीं थे तो उस टाइम मुझे लगता था कि क्या मेरे बाल आ पाएंगे या क्या होगा। तो अब ये है कि बाल आने के थोड़ा आगे थे, 10-12 दिन बाद आने के बाद फिर ये निकलते हैं। और अब ये उम्मीद में है कि बैठे हैं कि कब बाल आएंगे, और बाल आएंगे और ये आएंगे 3-4 महीने बाद, जब भी आएंगे, लेकिन पहले से अच्छा है। और जैसे पहले था कि पहले तो बाल थे ही नहीं, कम से कम अब ये है कि अब बाल आने हैं। तो ये जब मैं यहाँ पर आया था तो जिस दिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था तो उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे नियम बताए कि ये आपको फॉलो करने हैं, तो 10 दिन तक कि आपको एक तो धूल में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है और कैप आपको लगाए रखनी है। तो जो मैंने कैप यहाँ पे लगाई रखी, मैं 1 महीने तक मैं कैप पहन के रखा। और घर से भी इतना कोई जरूरी काम तो था नहीं, अगर है तो थोड़ा कैप पहन के चले गए, उसके बाद अपना आ गए। तो इसमें फिर आपको मिल्क नहीं लेना है और ये आप स्मोकिंग या अल्कोहल ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और जो मेडिसिन है वो आपको समय पे लेनी है,
तो इस प्रकार से आप भी देखोगे, अगर आप इस चीज को करेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पीआरपी कराना इसलिए आवश्यक है आपको कि बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी उसमें और आपके बाल मजबूत होंगे, इसलिए आपको पीआरपी करानी बहुत जरूरी है। और ये मैंने आपके सामने अपना 2 महीने का रिजल्ट बताया कि मेरे हेयर शेडिंग चल रही है। और इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा दोबारा, हो सकता है कि उस टाइम तक मेरे हेयर आ जाएं और तब मैं आपके सामने आपको अपने को रखूंगा कि देखिए किस प्रकार से मैंने क्या क्या किया, और आगे आपको मिलूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट के 2 महीने कंप्लीट होने पर पेशेंट ने अपना नेक्स्ट फॉलोअप विजिट किया। इस स्टेज पर शेडिंग फेज लगभग कंप्लीट हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड रूट्स स्कैल्प के अंदर फर्मली सेट हो चुके थे। नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी दूसरी पीआरपी थेरेपी भी ली थी, जो स्कैल्प को न्यूरिश करती है और फॉलिकल्स को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। अब जानते हैं नेक्स्ट फॉलोअप के एक्सपीरियंस के बारे में। और आज मेरी जो हेयर ट्रांसप्लांट है, तो आज मुझे 4 महीने हो चुके हैं और मैं यहाँ पे अपनी 3rd पीआरपी के लिए आया हूँ, क्यूएसटी। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो शेडिंग था वो खत्म हो चुका है और अब मेरे जो ये जो बाल हैं, जो ये आप देख सकते हैं, तो ये लगभग 1 से 1.5 महीने इनको हुआ है। तो अभी शेडिंग खत्म हुई थी 1-1.5 महीने पहले। तो अब देखना ये है कि कितने और कब तक बाल आते हैं। और अभी तो ये आने शुरू हुए हैं, तो अभी मैं बहुत खुश हूँ और धीरे धीरे 1 आध महीने बाद मुझे पता चल जाएगा कि कितने बाल कैसे ग्रोथ हो रही है। जब मेरी हेयर शेडिंग शुरू हुई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि जो मेरे ये हेयर हैं ये रुकेंगे या सारे ये शेड होंगे। और धीरे धीरे जब इनका आना शुरू हुआ तो मुझे ये लगा कि हाँ, कि ठीक है, धीरे धीरे ये आ रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं कि जो बीच में गैप गैप दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पे गैप होगा, तो ये मेरे 1 डेढ़ 2 महीने, ज्यादा ज्यादा 3 महीने ये भी आ जाएंगे और फिर मैं आपके सामने इनको लेके आऊंगा। मैं जब मेरे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुए थे, तो उस समय मुझे कहीं जाने में या कहीं शादी में जाने में, फोटो खिंचाने में, कैमरे के आगे जाने में मतलब थोड़ा हिचकिचाहट होती थी कि मेरे जो गंजापन है वो दिख रहा है और मैं कैसे जाऊं। और कहीं पे भी जाना होता था तो मतलब थोड़ा आदमी ऐसा होता था कि मैं फोटो कैसे खिंचाऊं, क्या खिंचाऊं। तो लेकिन जब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तब से लोगों ने यही कहा है कि अब तो ठीक लग रहा है, बाल भी सही आ गए हैं और हेयर काफी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और मतलब लग नहीं रहा है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है, लग रहा है कि ओरिजिनल हिसाब से, मतलब जैसे कि आपके बाल पहले से थे। और अब जब मैंने ट्रांसप्लांट करने के बाद जब मेरे बाल आने शुरू हुए, हेयर आने शुरू हुए, तो उसके बाद थोड़ा अपने आप को शीशे में देखना और थोड़ा देखना बाल कितने आए, कितने झड़े, कितने क्या हुए। तो अब थोड़ा टाइम लगता है आने जाने में। तो जब मैं यहाँ पर आया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएसटी में, तो उस समय जो मेरे हेयर की जो कंडीशन थी वो यहाँ ये लगभग ये जो एरिया आप देख रहे होंगे, तो ये पूरा खाली खाली सा था। थोड़ा ये खाली था, ये दोनों जगह, और बीच बीच में यहाँ पे। तो जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे आया तो मैंने बात की, तो मेरे लगभग जो ग्राफ्ट उन्होंने बताया कि इतने ग्राफ्ट लगे, तो मेरे लगभग 4000 ग्राफ्ट इस एरिया में लग चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे भरा भरा सा है, ये वाला और ये वाला। और जैसे आप देख सकते हैं मेरा डोनर एरिया, ये देखिए, ये पूरा उस टाइम उस डोनर एरिया से जो हेयर लिए गए थे, तो अब ये आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कटिंग नहीं करवा सकते, मैंने कटिंग जो मैंने कराई है, जो अपने आप को लुक देने के लिए कि यहाँ से थोड़ा बाल हेयर थोड़ा छोटे बड़े हो चुके थे, तो हल्का हल्का यहाँ से मैंने आप कटिंग कराया। आप देख सकते हैं कटिंग। जब मैं कटिंग कराने गया था, तो पहले जब मैं जाता था कटिंग कराने, तो उस टाइम तो बाल हेयर थे नहीं, इतना ये खाली था, तो क्या कटिंग हो, हल्का हल्का यहाँ से साइड साइड। तो लेकिन अब जब मैं हेयर कटिंग के लिए जाता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे वो बोलता है कि आ गए, ये आपके पूरे हेयर आ गए हैं, यहाँ पूरा भर चुका है, ये जो पहले गंजापन था ये पूरा भर चुका है। तो अब थोड़ा हेयर को मतलब वहाँ पे उनके पास जाने में, कटिंग कराने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, आप तो हेयर आ गए, तो आप अच्छा लगता है वहाँ पे जाने। जब मैं सैलून में जाता हूँ, तो जैसे जो लोग मुझे पहले से देख के आ रहे हैं कि मेरे हेयर काफी नहीं थे, और जब मैंने ट्रांसप्लांट कराने के बाद अब जाता हूँ, तो वो मुझे देख के ऐसे चौंक जाते हैं कि अचानक ये क्या हो गया कि हेयर अपना आप कहाँ से ये शुरू हो गए आने।
तो वो पूछते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या दवाई लगाई, कि विक लगाई, क्या लगाई। तो वो सोचते हैं कि ये जो हेयर हमने लगा रखे हैं ये ऐसी है कि आर्टिफिशियल है, कि ऐसा है वैसा है। कोई लोग बोलते हैं कि दवाई है, क्या दवाई है लगाने की, क्या है क्या नहीं। जैसे कि कई लोग जैसे ऑपरेशन कराने के लिए बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कराएं, क्या कराएं। तो मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं अभी यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया था तो मेरे मन में भी बहुत सवाल थे कि कराऊं, कैसे कराऊं, दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा, दवाइयाँ होंगी, रिएक्शन ना हो जाए, अल्लाना ना हो जाए, फलाना ना हो जाए। तो जाहिर है सबके दिमाग में ये बात आती है। लेकिन जब मैं खुद आया और मैंने खुद देखा, आज मुझे 4 महीने हो गए हैं, तो मैंने खुद देखा ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि दवाई खाने से रिएक्शन हो जाएगा और सर में पेन रहता है, पता नहीं कैसा होगा, सूजन रहेगी, कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हल्का-फुल्का पेन तो आपको हल्का-फुल्का पेन होगा, आपको इतना पता भी नहीं चलेगा। और लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद, तो आप लोग उस पेन को खुद ही भूल जाएँगे कि चलो मेरा पेन जो भी था थोड़ा बहुत, तो उससे मेरे बाल भी आ गए, हेयर आ गए, अच्छे हेयर आ गए। तो लोग अफ़वाह फैलाते हैं कि औरों को भी बोलते हैं, जैसे दूसरे ने पूछा कि कैसा है, क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार मैंने यहाँ पे आने से पहले डॉक्टरों से भी पूछा कि सर कैसा होगा, क्या होगा? क्योंकि इंसान तो कुछ भी ऑपरेशन कराने से पहले घबराता है कि कैसे कराएँ, क्या कराएँ? तो मैं यहाँ पे जब आया था तो मैंने उनसे भी बातचीत की कि कैसे होगा? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टाफ ने बहुत हेल्प की और वो सब कुछ नहीं है, आप अफ़वाहों में मत पड़ो, आप जिसको कराना है आप तुरंत आओ और ये कराओ क्यूएसटी में। आज मैं यहाँ पे सुबह आया तो मेरी 3rd पीआरपी थी। तो पीआरपी में होता क्या है कि जैसे आपका सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद आपको ये डॉक्टर बुलाएँगे कि आपकी पीआरपी होनी है और उसके बाद वो अपना जो भी पीआरपी देंगे आपको। और पीआरपी इसलिए ज़रूरी है, कई लोग क्या कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पीआरपी नहीं करवाते। तो मैं आपको ये बता दूँ, पीआरपी करवानी ज़रूरी है, इससे हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है और हेयर को जो आने में जो भी है वो अच्छा, मतलब टाइम जो है वो अच्छा टाइम मिल जाएगा और जो हेयर हैं आपके अच्छे हो जाएँगे। और ये थी मेरी 4th मंथ की ये हेयर ट्रांसप्लांट की स्टोरी। और मैं जब आपके पास दोबारा आऊँगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब भी आऊँगा, तो मैं आपको और अच्छी जो मेरी हेयर की ग्रोथ होगी, मैं आपके सामने फिर आऊँगा और अच्छी हेयर की ग्रोथ लेके आऊँगा। 4 महीने में फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे थे। हेयरलाइन में भी फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे, जिस वजह से हेयरलाइन की नेचुरल शेप विजिबल होने लगी थी। लेकिन अभी वह कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हुई थी, जो कि इस अर्ली स्टेज पर एक्सपेक्टेड है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में भी फॉलिकल्स ग्रेजुअली ग्रो कर रहे थे। डेंसिटी अभी इनिशियल स्टेज के हिसाब से थी, पर प्रोग्रेस क्लियरली दिखाई दे रही थी। क्राउन रीजन में फॉलिकल्स एक वॉल्यूमिनस और स्वर्ल लाइक अपीयरेंस क्रिएट करते हुए इमर्ज हो रहे थे। ओवरऑल स्कैल्प पर सॉफ्ट और फाइन न्यू ग्रोथ विजिबल थी, जो अपकमिंग मंथ्स में डिफाइंड और मैच्योर नजर आएगी, जिससे कवरेज और डेंसिटी दोनों विजिबली इंप्रूव होगी। पेशेंट को इस फेज पर रिएश्योर किया गया कि यह ग्रोथ साइकिल का नॉर्मल पैटर्न है और नेक्स्ट 6 से 8 महीने में रिजल्ट्स विजिबल होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।